दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वो चैनल है जो लगातार आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करते आया है। अगर आपने देखा होगा 2 दिन पहले दोस्तों मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन पे वन शॉट वीडियो बनाया था। अगर उस वीडियो को देख ले तो पार्शियल डिफरेंशिएशन उसका पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। तो प्लीज आप नीचे कमेंट करना कि इसके बाद आपको कौन सा चाहिए, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की जैकोबियन पे चाहिए कि आपको जैकोबियन का पूरा एक ही साथ एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव बना दूं, कि सिंगल वेरिएबल कैलकुलस पे चाहिए, कि फोरियर पे चाहिए। प्लीज आप नीचे कमेंट करना। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसपीपीयू के स्टूडेंट हो, बाटू के स्टूडेंट हो, तो दोस्तों आपके एग्जाम जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। और आरजीपीवी, एकेटीयू और बाकी के जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपके लिए भी मैं कोर्स लेकर आने वाला हूं। पर एसपीपी और बाटू का ऑलरेडी मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है, तो अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ जाओ, जहां पे बहुत अच्छे तरीके से आपके यूनिवर्सिटी वाइज कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप वहां पे जुड़ सकते हो। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज कि आपको बेसिक पार्ट का एक नॉलेज होना चाहिए। कहीं भी अगर मैं वन शॉट पढ़ाता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग में वन शॉट कवर कराना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा वीडियो प्रोवाइड करूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर सम है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 1 है, यहाँ पे जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहला पार्ट तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये पूरे पार्ट में इसको हम फर्स्ट रो बोलेंगे, इसको हम सेकेंड रो बोलेंगे, थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो पहली चीज तो आपको ये पता चलना चाहिए, ये कौन सा मैट्रिक्स है दोस्तों, 3 बाय 3। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं दोस्तों, 3 है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस मैट्रिक्स की, तो जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं दोस्तों, 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं दोस्तों, 2। तो इस मैट्रिक्स को हम 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि आपको थोड़ा बहुत टाइप्स पता होना चाहिए, जिसके अंदर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट को कि अगर आप लास्ट टाइम में पढ़ रहे हो तो आपको अगर कोई टाइप नहीं पता है तो एटलीस्ट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता होना चाहिए, 3 बाय 3 का भी और 2 बाय 2 का। 2 बाय 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोस्तों ये है, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और 3 बाय 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दोस्तों 100 010 001। अब मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 0 1 4। इसमें बताओ नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो प्लीज इसका आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ। जैसे अगर मैं इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं तो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो इसका 2 बाय 2 है। इसका कितना है प्लीज आप कॉमेंट करना। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट जर्नी जो स्टार्ट होती है दोस्तों, वो है जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है इसमें का, वो है दोस्तों ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो दोस्तों देखो, कभी भी अगर ए है, अगर मैं ए के ट्रांसपोज से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दूं, ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलो, जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 2 3। अगर समझो यहाँ पे समझो ये माइनस है, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है, जिसको मैं ए टी या तो ए डैश से डिनोट करूंगा, जो रो है उसको कॉलम फॉर्म में लिखो, और देखो ये सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम फॉर्म में लिखो। तो इस तरह से आप कवर कर सकते हो। अब यहां तक का पार्ट अगर आपका हो गया दोस्तों, तो देखो यहाँ पे अगर कभी भी ए जो है, अगर ए के ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लाई हो और अगर उसका आंसर दोस्तों आए आ जाए, तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे दोस्तों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो, अगर कट टू कट आपको पढ़ना है तो हमारा कोर्सेस मेरा बहुत ही पावरफुल है, जो आप उससे जुड़ सकते हो। अब देखो दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट हमने बता दिया आपको। ठीक है सर, आप समझ लिए बहुत ही अच्छे से, आपकी पूरी की पूरी चीजें कंप्लीट हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सब कुछ बता दिया सर। सर मुझे सब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बारी ये है कि अगर समझो कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, अगर मुझे उसका ए इनवर्स निकालना है, तो उसका ए इनवर्स का आंसर हमेशा दोस्तों ए का ट्रांसपोज आता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका ए इनवर्स का आंसर हमेशा क्या आएगा दोस्तों, ए का ट्रांसपोज। अब मैं यहाँ पे अगर मैं चीजों को लिखने की कोशिश करूं, तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल एंड फाइंड ए इनवर्स। अपने को किसका आंसर निकालना है दोस्तों, ए इनवर्स का। तो अपने को प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। तो मैंने क्या बोला, ए को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले ए का ट्रांसपोज निकालो। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिखा है उसको आप कॉलम फॉर्म में लिखो, ये जो रो है उसको आप कॉलम फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/√2।
सेकेंड वाले को क्या लिखोगे 0 1 0, यहाँ पे क्या आएगा 1/√2, यहाँ पे क्या आएगा 0 और यहाँ पे -1/√2। तो देखो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, कंसीडर करना है ए को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि अपना आंसर क्या आए आता है। अगर आए आएगा तो मतलब ये ऑर्थोगोनल है। ए क्या है दोस्तों 1/√2, ये क्या है 0, ये क्या है 1/√2, 0 1 0, 1/√2 0 -1/√2। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/√2 0 1/√2, 0 1 0, 1/√2 0 -1/√2। तो लगभग मैंने यहाँ पे सभी चीजें लिख दी, बस ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करो। अब देखो आप कैलसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने डिटेल लेक्चर्स में बताया है कि कैलसी से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी मैं यहाँ पे भी आपको बता देना चाहता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर लिखने की कोशिश करूँ तो देखो ये जो आपका फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1/√2 इंटू 1/√2। देखो यहाँ वैसे तो आप कैलसी से भी कर सकते हो, पर एक नॉर्मल से स्टूडेंट के लिए मैं पढ़ाता हूँ। 1 1 सीधा मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √2 कितना आएगा 2। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, ये 0 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो लिख नहीं रहा हूँ। ये 1/√2 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2। अब दोस्तों अगर समझो ये वाला पार्ट हो गया तो अब इससे ये देखो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा कुछ मतलब नहीं है, ये 0 से होगा कुछ मतलब नहीं, ये 0 से होगा कुछ मतलब नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दो। फिर ये पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों क्या आएगा 1/2, ये 0 से होगा मतलब नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 और साथ में क्या आएगा दोस्तों माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे कोई रो अगर बचा होता तो मैं आगे लिखता, पर कोई रो नहीं बचा है तो अब मैं नीचे आऊंगा। ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू यहाँ पे डायरेक्ट 0, 1 इंटू 0 यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे डायरेक्ट 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 0 इंटू यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिखने की जरूरत नहीं। फिर ये पूरा इससे 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 और 0 इंटू 0। फिर ये पूरा इससे 0 इंटू यहाँ पे 0, 1 इंटू 0 और यहाँ पे 0, तो ये भी 0। फिर ये पूरा पार्ट इससे, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 1/2 आएगा और 0 इंटू 0 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1/2। ये पूरा इसके साथ 0 0 और 0, तो यहाँ पे 0। ये पूरा इसके साथ 1 इंटू 1, तो ये 1/2 आएगा। कैलसी से भी आप कर सकते हो, ये 0 आएगा और ये माइनस और माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा 1/2। ये जो इतना दूर लिखा हूँ इसको थोड़ा पास कर दो। अब देखो दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो अब देखो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे 1 टाइम लिखोगे और ऊपर का 2 1 + 1 2 आएगा। नीचे कभी भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको अपन 1 टाइम लिखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 0 है, ये देखो ये 1/2 - 1/2 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 1/2 - 1/2 0, ये भी 0 और ये देखो 2 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर के 2 का प्लस। तो फाइनली a⁻80 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखे तो 1, यहाँ 0 0 0 1 0 0 0 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना आंसर आ गया। अब ये आंसर आने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट हमारी जो बारी है दोस्तों कि ये जो हमने जो सॉल्व किया दोस्तों, फाइनली यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया दोस्तों आए। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। हमारा जो मैट्रिक्स ए है दोस्तों ऑर्थोगोनल है। और अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो हमने बोला ना ए इनवर्स का आंसर क्या आता है दोस्तों 80, और 80 का आंसर है दोस्तों आपके पास यहाँ पे तो 1/√2 0 1/√2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 1 0, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/√2, यहाँ पे क्या है 0 -1/√2। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया और सीधा सिंपल हमने यहाँ पे सभी चीजें कवर कर दी। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आगे की ओर, आगे का पार्ट कंप्लीट कराता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे दूसरी चीज आती है आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कुछ चीजें मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर कभी भी हम निकालते हैं तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर है 2 है 3 है 4 है 6 है 9 है 1 है 4 है 5 है 6 है, तो हमारा पहला ऑप्शन आता है कि एक हमारे पास मेथड है, एक है दोस्तों नॉर्मल फॉर्म और एक है इकोलॉन फॉर्म। तो मोस्टली हम नॉर्मल फॉर्म का यूज करते हैं, इकोलॉन फॉर्म भी हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म से अगर हम निकालते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे पहले अपन क्या करेंगे 1
और फिर हमारा टारगेट क्या रहता है, ये दोनों को जीरो करना है, मतलब 1 करने के बाद आपको ऐसे नीचे देखना है, ये दोनों को जीरो, फिर नेक्स्ट में ये कॉलम को आपको जीरो करना है, ये दोनों को। फिर ये होने के बाद दोस्तों फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या रहता है, देखो ये हो गया, ये दोनों जीरो हो गए, ये दोनों जीरो हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट दोस्तों इसको 1 करना है, और इसको 1 करने के बाद देखो ये दोनों जीरो हो गए, ये दोनों जीरो हो गए, ये 1 किया आपने, उसके नीचे वाले पार्ट को आप जीरो करो। फिर ये होने के बाद देखो 1, ये दोनों जीरो है, ये दोनों जीरो है, ये 1 है, ये जीरो है, तो इसके बाजू वाले पार्ट को जीरो करना है, फिर फाइनली इसको 1। तो इस तरह से आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स में नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। वही हम इकोलॉन फॉर्म में, अब देखो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का कोई भी अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो, बस नॉर्मल फॉर्म इस तरह से सॉल्व होता है। बाकी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में हम डायरेक्टली क्या करते हैं दोस्तों, इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो मैं आपको सम में बताऊंगा, बहुत ईजी रहता है। तो बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर समझो कोई भी सम है, तो आपको कोई भी अगर सम इसके ऊपर आ रहा है नॉर्मल फॉर्म का, आपको एटलीस्ट एक सम देख लेना चाहिए। मेरे डिटेल वीडियो से भी आप देख सकते हो, एक सम सॉल्व कर सकते हो, मैंने प्रोसीजर बता दिया है। और नेक्स्ट है पीएक्यू। पीएक्यू फॉर्म क्या होता है दोस्तों कि अगर समझो कोई हमें मैट्रिक्स दिया है, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 4 है, 3 है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पीएक्यू मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, सम को ए लिखना है, और यहाँ पे हम आई लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, आई लिखते हैं। नंबर ऑफ रोज कितने हैं दोस्तों 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं दोस्तों 3। तो हमेशा सम का स्टार्टिंग इससे होता है। यहाँ पे देखो मैं ये पूरा का पूरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे हम ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 4 3। अब हमारा मेन मोटो पीएक्यू फॉर्म में क्या रहता है दोस्तों, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अगर आप एक नॉर्मल फॉर्म का सम सॉल्व कर लेते हो, तो आराम से आपका काम क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्मल फॉर्म के सम को सॉल्व करने से ये वाला पार्ट आपके लिए तुरंत ईजी हो जाएगा। तो बस आपको ये पार्ट करना है, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो, तो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं कवर कराने जा रहा हूँ। तो एक और कुछ बेसिक चीज है, क्योंकि मेरा मेन मोटो है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टाइप के। तो कभी कभार नॉर्मल फॉर्म और पीओक्यू का भी पूछा जाता है रैंक का, तो वो आपको एक बेसिक सम आना चाहिए, और मैं वो दूसरे पार्ट में आपको समझा दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे समझो कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है दोस्तों कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप डायरेक्टली मुझे बोलोगे सर यहाँ पे देखो इसमें नंबर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो रैंक इसका कितना आएगा 1। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखो ये 2 है, ये 3 4 है, ये 3 है, ये 0 0 0, ये 1 2, समझो ये भी 0 0 है, तो बताओ इसका रैंक कितना है। तो सर इसका भी रैंक 1 है। अगर सर ये 1 0 0 0 1 0 0 0 0 है, कितना रैंक आएगा, इसमें एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है, रैंक कितना आएगा दोस्तों 2। अगर सर ऐसा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कितना है रैंक सर 3 है। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पार्ट बताया। अब कुछ चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जो आपको समझना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स है, बी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नॉन होमोजीनियस पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपने नॉन होमोजीनियस पार्ट कर दिया ना, तो भाई मैट्रिक्स आपके लिए बहुत ईजी हो गया। अब यहाँ पे समझो ए का है, यहाँ पे समझो हमने एक्स लिखा है, और यहाँ पे दोस्तों समझो हमने बी रखा है। यहाँ पे समझो 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 0 0, हमने इसको सॉल्व करके ला दिया है। कैसे लाते हो मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे दोस्तों 1 है, 2 है, और यहाँ पे समझो दोस्तों 3 है। पूरा का पूरा ये सॉल्व करने के बाद अगर कोई मुझे पूछे कि सर बताओ रैंक ऑफ ए क्या है, तो दोस्तों अगर मैं रैंक ऑफ ए की बात करूं, जिसको हम लेटर आर से डिनोट करते हैं, तो रैंक ऑफ ए मतलब बस आपका फोकस इस पे रहेगा, बताओ कितना रैंक आएगा। तो देखो इसमें एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है, सर रैंक 2 आएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने लिख दिया। अब दोस्तों अगर किसी ने आपको पूछा कि सर रैंक ऑफ ए बी बता दो, तो रैंक ऑफ ए बी कैसे बताएंगे दोस्तों। देखो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, पर पहले मैं पूरा लिख रहा हूँ। ए बी मतलब साथ में लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 0 0 0 1 0
0 0 0, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे इस पार्ट को, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है। देखो इसमें एलिमेंट है, पूरे को देखो, यस इसमें है सर, इसमें भी है, ये 0 है पर यहाँ पे है तो मतलब इसमें भी एलिमेंट है। तो मैं अगर रैंक ऑफ ए बी की बात करूँ तो रैंक ऑफ ए बी का आंसर कितना आएगा दोस्तों 3। तो ये रैंक ऑफ ए बी ऐसे निकालते तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ से पूरा देख लो एलिमेंट है, यहाँ पे पूरा एलिमेंट है, यहाँ पे पूरा नहीं है पर पूरे को देखना है ना, तो इसमें है, तो इसलिए रैंक ऑफ ए बी डायरेक्ट आप 3 लिखोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट है जो आपको बहुत अच्छे से चार्ट पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर समझो नॉन होमोजीनियस सम आया, सर नॉन होमोजीनियस क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। कहीं पे भी समझो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y प्लस 3z विच इज इक्वल टू 3, ऐसा सम आया, यहाँ पे नंबर्स रहे तो समझ जाना ये नॉन होमोजीनियस का सम है। तो यहाँ पे अगर समझो रैंक ऑफ ए कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, पर रैंक ऑफ ए क्या होता है वो आपको पता चल गया। और रैंक ऑफ ए बी अगर इक्वल नहीं आता है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इनकंसिस्टेंट, और यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूंगा, डायरेक्ट नो सॉल्यूशन। बट अगर दोस्तों रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आता है तो मैं इसको क्या बोलूंगा दोस्तों, कंसिस्टेंट। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो यहाँ पे इसके दो टाइप्स हो जाते हैं। पहला कि अगर समझो आर, आर मतलब आपको पता है रैंक ऑफ ए, एन मतलब नंबर ऑफ अननोन, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको मैं यूनिक सॉल्यूशन बोलूंगा। अगर आर जो है दोस्तों एन से लेस देन है, मतलब एन नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है, तो इसको मैं इनफिनाइट सॉल्यूशन बोलूंगा। तो ये चार्ट आपको किसी भी हालत में याद होना चाहिए। एक बार मैं पूरा चार्ट रिवाइज करा रहा हूं। देखो नॉन होमोजीनियस जो इक्वेशन होता है दोस्तों वो दो टाइप पे डिवाइड होता है। एक अगर समझो रैंक ऑफ ए और यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी। अगर दोस्तों ये दोनों इक्वल नहीं है, समझो इक्वल नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसको क्या बोलोगे, जो हमारा सॉल्यूशन है कैसा है दोस्तों, इनकंसिस्टेंट है। और अगर ये इनकंसिस्टेंट है मतलब डायरेक्ट आपको पता चल गया नो सॉल्यूशन। याद हो गया। अब सर अगर समझो ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, सोचो ये वन शॉट वीडियो है, इतने अच्छे से बता रहा हूं। अब यहाँ पे इसके दो टाइप्स आ जाते हैं, आर इक्वल टू एन, आर इज लेस देन एन। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन। और ये है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन सब मैं बताऊंगा कैसे सम सॉल्व करते हैं, बट आपको ये वाला पार्ट पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट हम चलते हैं दोस्तों सम पे। अब देखो दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एग्जामिन दी फॉलोइंग सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमें चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कभी कभी लिखा रहेगा कि अगर कंसिस्टेंट है देन सॉल्व, इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व इट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले x प्लस वाई माइनस 3z समथिंग समथिंग जो भी दिया है, मैं इसको सबसे पहले ax विच इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है, 8 है, 20 है, यहाँ पे है x y z, और यहाँ x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे y के आगे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों -3 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 15 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों -3 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 9 है। अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स मैंने लिखे 1 1 -3 4 -2 6 15 -3 9 1 8 20। अब कुछ बेसिक चीजें मैं आपको सिखा दूं। देखो ये जो बेसिक मैं आपको सिखाऊंगा ये भले टाइम लेता है लेक्चर में, पर ये आपकी चीजों को ना यूं ही आप वो सम ना एक झटके में ऐसे सॉल्व करोगे। आपको सिखाता हूं। देखो सबसे पहली चीज, कभी भी नॉर्मल फॉर्म को छोड़ के आप कोई भी सम सॉल्व करते हो, जैसे यहाँ पे नंबर आता है 2 3 4 6 9 1 5 3 4, तो आपका हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे होमोजीनियस हो नॉन होमोजीनियस हो, कोई भी सम मैट्रिसेस में आप सॉल्व कर रहे हो, एक लॉजिक हमेशा याद रखना, ये वाला एलिमेंट अगर 1 होता है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आप R2 को कैसे 1 करोगे दोस्तों, R1 को डिवाइड बाय 2 करो। अगर 1 हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी चलता है, तो भी चलेगा, बस आपको इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। और नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों, जैसे ही आपने इसके नीचे के सभी को 0 किया तो फिर इसके नीचे आओ, इसके नीचे के एलिमेंट को आपको 0 करना है और फिर सम सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं कोई दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 है, 5 है, 4 है, -6 है, 3 है, 2 है, -2 है, समझो ये +2 है, और ये 4 है, ये 3 है। बताओ बस आपका एम क्या है,
आपका एम है बस दोस्तों इसको जीरो करना, इसको जीरो करना, कोई भी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस कोई भी सम सॉल्व करिए, नॉर्मल फॉर्म में बस अलग है, बाकी ये सब। और आपके एग्जाम में यही आता है, इवन आप इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस के सम सॉल्व करो वो भी यही है। अब सर सबसे बड़ी बात है कि आपने बताया था कि अगर सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, 6 है, 9 है, -9 है, 2 है, 3 है। अब अगर सपोज इसको जीरो करना है सर, मुझे पता है पर कैसे करेंगे, तो ये आपने बताया था कि अगर सपोज यहाँ पे जीरो है तो इधर 1 है तो बहुत ईजी है इसको जीरो करना, कि इसको चेंज करना है R2 को विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा दोस्तों R1। यहाँ 4 है तो 4 का अपोजिट -4 लिखो। यहाँ पे हमें चेंज किसको करना है R3 को विथ रिस्पेक्ट टू क्या R1। यहाँ पे -9 है उसका अपोजिट क्या आएगा दोस्तों +9। बट दोस्तों मैं यहाँ पे और क्वेश्चन ले रहा हूं और मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, समझो यहाँ पे 4 है, -6 है, 8 है, 3 है, 2 है, 4 है, 6 है। अब देखो दोस्तों अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे समझो मुझे ये वाले टर्म को जीरो करना है, ये वाले को, और दोस्तों यहाँ पे 1 नहीं है तो भी आप डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं। 1 लाने की बस नॉर्मल फॉर्म में 1 लाना है, बाकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं 1 लाने का। कैसे करेंगे, किसको चेंज करना है R3 को, किसके रेफरेंस में R2 के। बस यहाँ पे एक डायलॉग याद रखना, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। मतलब R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, R3 का वैल्यू 2 है तो R2 के साथ लिखो, R2 का वैल्यू 3 है इसके साथ लिखो। अगर यहाँ पे सेम साइन है तो यहाँ पे माइनस लेना है, और अगर अपोजिट साइन है तो प्लस लेना है। अगर समझो ये सेम सम मैं ऐसा ले रहा हूँ, समझो यहाँ पे 1 है, 0 0 है, 4 है, 3 है, 4 है, -6 है, -5 है, 3 है। अब आपको इसको जीरो लाना है। आप 4 को 1 करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जीरो लाओ। कैसे लाओगे, कौन से रो में है, थर्ड रो में। कौन से रो का हेल्प लेना है, R2 का। क्या है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 होता तो डायरेक्ट अपन -5 का अपोजिट +5 लिखते, पर 1 नहीं है तो जो तेरा है वो मेरा करना होगा। तो ये किसका वैल्यू है दोस्तों, 4 R2 का, तो R3 के साथ लिखो। 5 किसका वैल्यू है दोस्तों, R3 का, तो R2 के साथ लिखो। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये -5, माइनस अपने को नहीं लेना है, बस 5 नंबर्स के ऊपर फोकस करो। माइनस कब लेना, फिर साइन देखो, इसका प्लस इसका माइनस, मतलब डिफरेंट साइन है। जब अपोजिट साइन है तो अपन प्लस लेते हैं, जब सेम साइन है तो अपन माइनस लेते हैं। जैसे एक और बता रहा हूँ सर, ये तो 1 शॉट है। अरे भाई ये सिखाऊंगा तो ही आपको सम सॉल्व करने आएगा ना। देखो यहाँ पे चेंज किसको करना है, R3 को, किसके रेफरेंस में, R2 के। यहाँ पे क्या है दोस्तों, R2 पे 3 है तो R3 पे लिखो, और ये R2 पे लिखो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो दोनों का साइन सेम है, माइनस से आपको मतलब नहीं, साइन देखो दोनों को माइनस माइनस मतलब सेम साइन है, तो यहाँ पे माइनस। और दोस्तों एक और चीज याद रखना, अगर ये डिवाइड होता है तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको चेंज ऐसे भी कर सकते हो, R3 -3 R2। तो ये मैंने आपको बहुत बड़ी चीज बताया है जो आपको सम के अंदर हेल्प होगा। अब देखो मैं यहाँ पे सम बता रहा हूँ, अब सम आप ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करने जाओगे तो देखो सबसे पहले ये 1 है, उसके नीचे के एलिमेंट को आप पहले क्या करोगे दोस्तों, जीरो करोगे। आपका टारगेट है ये बस जीरो करना है। तो मैं यहाँ पे R2 को जीरो कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू R1। यहाँ 1 है इसलिए जो मेरा है वो तेरा करने की जरूरत नहीं है, आप 4 का अपोजिट डायरेक्ट -4 लिखो। अगर आप करोगे मेरा तेरा तो यही आने वाला है। अब यहाँ पे R3 को चेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू R1। 15 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, -15। अब मैं यहाँ पे सम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसके कैलकुलेशन को ना बहुत प्रॉपर फॉर्म में लिखा करो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाओ यार, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा। अब यहाँ पे और नए जुड़े हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, कितना मेहनत कर रहा हूँ। XYZ 1। अब यहाँ पे आपको पता है दोस्तों ये दोनों पार्ट का आंसर क्या है, 0 है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट, ये जो सेकेंड रो अगर आपको सॉल्व करना है तो इस फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे R2 का आंसर कितना है दोस्तों, -2 -4। देखो ये सॉल्व करना है तो इसको देखना है। R1 यहाँ पे कितना है दोस्तों, 1 है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, -6। अब यहाँ पे अगर मैं R2 का वैल्यू देखूँ तो कितना है दोस्तों, 6 है, -4। R1 कितना है दोस्तों, -3, तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 18। यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 8 है, -4। R1 कितना है दोस्तों, 1 है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, 4।
अब यहाँ पे ये R3 का इस वाले फॉर्मूले से R3 कितना है दोस्तों -3 -15, R1 कितना है दोस्तों 1, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -18। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो दोस्तों ये कितना है 9 -15, R1 कितना है दोस्तों -3। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूँ तो 54 आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं R3 की वैल्यू की बात करूँ तो 20 -15, R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, तो यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों 5। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट मेरा टारगेट है दोस्तों इसको जीरो करना है। तो मैंने आपको सिखाया है किसको जीरो करना है दोस्तों, R3 को, किसके रेस्टोरेंट में, R2 के। अब जो मेरा है वो 13 वाला रिलेशन आएगा दोस्तों। R3 पे कितना है दोस्तों 18, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, और R2 पे जो वैल्यू है R3 पे आ जाएगा, और दोनों का साइन माइनस माइनस सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेम साइन मतलब माइनस, और ये डिवाइड भी होगा, 6 1 जा 6 3 जा, तो ये क्या हो जाएगा R3 और ये 3 R2। तो ये अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों फास्ट टू फास्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये एक्स वाई जेड सेम है, यहाँ पे R2 चेंज नहीं होगा मतलब जीरो है, सॉरी यहाँ पे दोस्तों आपका R2 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये जीरो, देखो चमक रहा है, जीरो चेंज नहीं होगा, -6 चेंज नहीं होगा, 18 चेंज नहीं होगा, 4 चेंज नहीं होगा, और R1 भी चेंज नहीं होगा दोस्तों, 1 1 -3 और 1। चेंज ये होगा दोस्तों जीरो, आपको पता है ये जीरो आने वाला है। अब ये देखो मैं ये लिख रहा हूँ 54 का, तो 54 -3 इंटू R2 कितना है दोस्तों 18, 54 -3 इंटू R2 कितना है दोस्तों 18, यहाँ पे भी जीरो आया। अब यहाँ पे R3 कितना है दोस्तों 5 है, -3 इंटू R2 कितना है दोस्तों 4, तो फाइनली यहाँ पे -7 आंसर आया। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे Z भी है। अब देखो दोस्तों आपको चेक करना है कि हमारा सम कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए कितना है दोस्तों 3, सॉरी 2 है, देखो ना इसमें एलिमेंट है, इसमें नहीं है। अब रैंक ऑफ ए बी की अगर मैं बात करूँ तो ए बी का रैंक कितना है, देखो ये पूरे में एलिमेंट है, ये पूरे में एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है दोस्तों, ये है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ 3। और मैंने क्या बोला था कि जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, बल्ले बल्ले होगा। बल्ले बल्ले होगा मतलब क्या होगा, जब ऐसा कंडीशन आ जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, वैसे केस में यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सिस्टम द गिवन इक्वेशंस आर inconsistent and therefore given equation have not solution। तो ऐसा आप लिख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखो दोस्तों यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, प्लीज ध्यान से देखो। फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ के द सेट ऑफ इक्वेशन समथिंग हमें दिया है, नो सॉल्यूशन। वैसे अगर आप मेरे कोर्स में जाओगे तो वहां पे मैंने आपको इन्फिनाइट सॉल्यूशन हर एक कंडीशन पे सॉल्व कराया, बट आपके लिए भी मैं करवा के दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ax = b के फॉर्म में हमने इक्वेशन को लिखा, ये तो आपको आता है। फिर आपको ये भी पता है कि ये जो टारगेट है, देखो अब मैं 2 को 1 नहीं कर रहा हूँ, उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी 0 है, बस इसको 0 करना है। देखो फॉर्मूला लिखा, इसको 0 किया। अब फॉर्मूला कैसे बनाना है आपको पता है, देखो इसको 0 करना है R3 को, किसके रेफरेंस पे, R1 के। जो 13 है वो मेरा है, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है, 2 1 जा 2 2 जा, तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे फाइनली लिखा है R3 to R1। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, अगर देखो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट लिखा है। अब देखो यहाँ पे R3, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके इसको लिख दिया, ये पूरा सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या है दोस्तों, इसको 0 करना है। तो देखो ये 1 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए R3 - R2 किया। तो ये सब तो अब आपको आता है। अब मेन पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब मुझे नो सॉल्यूशन लेना है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी जो है दोस्तों वो इक्वल ना हो, मिसमैच हो जाए। तो रैंक ऑफ ए कितना है दोस्तों, इस केस में रैंक ऑफ ए अगर समझो 2 है, यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए, रैंक ऑफ ए बी भी 2 नहीं आना चाहिए। तो इसको 3 कब आएगा, जब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है दोस्तों
वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब यहाँ पे वैल्यू जीरो हो गया तो ये पूरे का रैंक, देखो ये पूरा 2 है तो ये पूरा मिला के 2 ही आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो, इसलिए हम ये कंडीशन लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे k इक्वल टू क्या लिखते हैं दोस्तों 7। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों अपना नेक्स्ट ये पार्ट है होमोजीनियस। होमोजीनियस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस का पार्ट कैसे सॉल्व होगा। देखो ये हमारा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन, अगर यहाँ पे 0 0 0 आया तो समझ जाना भाई ये होमोजीनियस का टाइप है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। होमोजीनियस पे आपको दो तीन चीजों पे ध्यान देना है। m मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ इक्वेशन, और n मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ इक्वेशन मतलब यहाँ पे टोटल कितने इक्वेशन है 3, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 3। तो अगर समझो ये नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन सेम हो गए तो अपने को ये स्टेप फॉलो करना है, अगर सेम नहीं हुए तो अपने को ये स्टेप फॉलो करना है। अब देखो जब सेम नहीं होंगे तो अपना जो प्रीवियस स्टेप है वही है। प्रीवियस स्टेप क्या है दोस्तों कि r अगर इक्वल टू n होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन में सभी के वैल्यू जीरो होंगे, हमेशा याद रखना होमोजीनियस में। और अगर r इज लेस देन n है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो अपने को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा, ये हमेशा याद रखना, डिटर्मिनेंट से चीजें पता चलेगी। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ गया तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इसको हम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो नहीं आया तो हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो अब यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है दोस्तों, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैव नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइबल, अब सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू जीरो है, दिमाग में आ गया सर ये तो होमोजीनियस का टाइप है। दूसरा हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 3 है, नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन सेम है तो हम डिटर्मिनेंट से जाएंगे। अब नॉन ट्राइबल का डिटर्मिनेंट्स क्या होता है दोस्तों, नॉन ट्राइबल का अगर आप डिटर्मिनेंट जाके देखोगे तो नॉन ट्राइबल, एंटी मतलब नॉन ट्राइबल, मतलब डिटर्मिनेंट क्या होता है दोस्तों जीरो होता है। तो अगर ये नॉन ट्राइबल है तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है दोस्तों इक्वल टू जीरो, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लोगे इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -3, यहाँ पे 3 है 1 है 1 है 2 है 1 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों k है। अब यहाँ पे हमने सब कुछ रखा है 2 5 2 -3 3 1 1 2 1 k। अब बस इसको आपको डायरेक्ट क्या करना है दोस्तों सॉल्व करना है। तो ये 5 है, अब देखो ये जब ये लेते हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू के -1 -2 ये हम लेंगे, तो ये और ये, तो देखो 3 इंटू के 3 के -2, और फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट ये वाला टर्म लिखते हैं -3, तो ये 3 1 जा 3 और -2 इक्वल टू 0। नॉर्मल डिटरमिनेंट जैसे हम सॉल्व करते हैं वही है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 इंटू के 5 के -5, 2 3 जा 6 के माइनस +4, 3 3 जा 9, या तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो 3 3 -2 कितना आएगा दोस्तों 1 इक्वल टू 0, 5 के -6 के। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 5 के -6 के कितना आएगा दोस्तों -k। देखो यहाँ पे ये -5 + 4 क्या आएगा दोस्तों -1, और ये -3 ऑलरेडी लिखा है। देन मैं क्या कर रहा हूँ पता है, k को वहां ले रहा हूँ, प्लस हो गया -1 -3 -4, तो k का डायरेक्ट आंसर कितना आ गया दोस्तों -4। तो ये देखो इस तरह से, और इसमें मैंने बहुत सारे सम्स कराए हैं एप्लीकेशन में। अब चलता हूं दोस्तों, नेक्स्ट अपना पार्ट है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब देखो दोस्तों इस टॉपिक पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस अगर आप देखते हो तो लीनियरली डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है दोस्तों कि k1 k2 k3 जो भी कांस्टेंट है उसका आंसर क्या आएगा 0, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं है, और यहाँ पे 0 नहीं आएगा। हाँ हो सकता है एक आध 0 आए पर सबके सब 0 नहीं आएंगे। पर इसको सबसे अच्छा समझने का रूल ये है कि अगर समझो रैंक ऑफ ए है वो नंबर ऑफ अननोन को इक्वल हो गया तो समझ जाना कि आपका आंसर यहाँ पे 0 आने वाला है। पर अगर रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन है तो समझ जाना यहाँ पे आपको इक्वल टू 0 वाला आंसर नहीं मिलेगा। मैं आपको एक सम दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, देखो मैंने यहाँ पे सम सॉल्व किया है, समथिंग 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 दिया है, हमें चेक करना है लीनियर डिपेंडेंस। तो देखो मैंने क्या किया पता है, ये वाले को k1 से मल्टीप्लाई किया, ये वाले को k2 से, और ये वाले को k3 से इक्वल टू 0 रखा। ये जो सोया हुआ है इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखो, इसको भी वर्टिकल फॉर्म, फिर ये तीनों को एक साथ ब्रैकेट में, k1 k2 को इस फॉर्म में 0। अब तो आपका सेम प्रोसीजर है जो प्रीवियस प्रोसीजर है, इसको 0 लाना, इसको 0 लाना, इसको 0 लाना। देखो पहले मैं ये दोनों को 0 लाया, फॉर्मूला बनाया, पूरा सॉल्व किया, फिर इसको 0 लाया। मैंने बोला ना एक बार अगर आप 0 लाना सीख गया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। इसको 0 लाया, फिर ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया।
अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो रैंक ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो रैंक ऑफ ए में इसमें भी नंबर, इसमें भी नंबर, इसमें भी नंबर, तो रैंक ऑफ ए कितना है 3 है। रैंक ऑफ नंबर ऑफ अननोन की बात करूं तो कितना है 3 है। और हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था पीछे कि अगर समझो रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ अननोन सेम हो जा रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, लीनियरली इंडिपेंडेंट। पूरे का आंसर 0 आएगा। और चाहिए तो आप यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भी दिखाया, पर इससे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ऐसे आपको एक इंडिपेंडेंट का सम सॉल्व कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन में मैंने पुणे यूनिवर्सिटी, DBAT2 इन लोग के लिए बहुत अच्छा आपके यूनिवर्सिटी वाइज कोर्स बनाया है। अगर आप देखना चाहते हो बाकी के यूनिवर्सिटी का भी एक कोर्स हमारा आने वाला है कि जो अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आप अपना सिलेबस दे सकते हो हमको, हम आपसे रिलेटेड कोर्स डिजाइन करके हम आपको भेज देंगे। तो जरूर मैं चाहता हूँ कि वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ आपको 35 मिनट्स में मैंने कवर करा दिया, जो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा सेम वीडियो सर बाकी के टॉपिक पे बनाओ तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कौन से टॉपिक पे बनाना है, मैं ज़रूर बना दूंगा। जय हिंद दोस्तों।